Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं और खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका स्वागत है दिवाली के बाद इस पहले बोनस पॉइंट पर। अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले बात होगी सोने चांदी की। दिवाली के बाद से दोनों बहुमूल्य धातुओं की कीमत में गिरावट आई है। आइए जानते हैं इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है। इसके बाद बात होगी मोदी ट्रंप के बीच हुई बातचीत की, क्योंकि बैठक के बाद दो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इसके बाद बात होगी कच्चे तेल को लेकर चीन के कदम की। अंशुमान सर से जानेंगे चीन तेल को क्यों जमा कर रहा है। इसके बाद रूस और नाटो की ओर से जारी परमाणु तैयारियों पर बातचीत होगी। अंत में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से क्रिप्टो को लेकर उठाए गए कदम पर चर्चा होगी। सबसे पहले पहली खबर की ओर चलते हैं, उस पर विस्तार से सर से बातचीत करेंगे। ज्यादा मानसून और रबी फसलों की अच्छी बुआई की वजह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को एक साल अच्छी डिमांड की उम्मीद है। इसे देखते हुए इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीनों में यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी और एनपीके का इंपोर्ट 75% बढ़ गया है। इसमें यूरिया का आयात सबसे अधिक 138% तक बढ़ गया है। ये बढ़ोतरी सर क्यों हो रही है और इसका बजट पर क्या असर पड़ेगा? ब्रज, मानसून अच्छा रहा था तो दोनों पहली बार ऐसा ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है कई वर्षों में। अगर हम फर्टिलाइजर की इकोनॉमी को थोड़ा भीतर से समझें कि दोनों कैटेगरी के फर्टिलाइजर के इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। 75% की बढ़ोतरी है पहली छमाही में, जो आंकड़े मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से। और इसमें डीएपी एनपीके भी, एनपीके में तो बढ़ोतरी हुई है जो कि पहले भी दिखाई देती थी। इसकी बड़ी वजह खरीफ के मौसम में बुवाई की मांग थी। हालांकि मानसून थोड़ा सा असीमित था, कई जगह अधिक बरसात हुई, लेकिन फिर भी खरीफ की ओवरऑल बुवाई सोइंग अच्छी रही है और उस मांग को पूरा करने के लिए भारत में बड़ा आयात हुआ है। और दूसरी चीज है कि यूरिया के आयात में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। काफी बड़ा हिस्सा यूरिया के आयात का भी दिखाई दे रहा है। ये बढ़ोतरी हमें रबी की फसल की संभावनाओं के आधार पर दिखाई दे रही है। उम्मीद की जा रही है कि रबी की सोइंग अच्छी रहेगी। उसकी वजह यह है कि मानसून देर तक चला है, अच्छी नमी है इन्वायरमेंट में, और रिजर्वायर्स में पानी की भी समस्या नहीं है अच्छी बारिश के बाद। तो इस बार रबी की स्विंग बुवाई पिछले अनुमानों से या पिछले आंकड़ों से ज्यादा हो सकती है। और इस वजह से फर्टिलाइजर कंपनियां यूरिया का और अन्य उर्वरकों का स्टॉक कर रही है। सीधा असर यह है कि फर्टिलाइजर के इंपोर्ट को लेकर और फर्टिलाइजर की सब्सिडी को लेकर सरकार का जो बजट है वो पटरी से उतर जाएगा। हमें जैसे ही अभी शीतकालीन सत्र में सरकार की तरफ से सप्लीमेंट्री डिमांड्स आती दिखेंगी तो निश्चित तौर पर उसमें फर्टिलाइजर के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के आवंटन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद बैंकों ने भी अपने लोन और डिपॉजिट रेट घटाए। खास बात यह है कि प्राइवेट बैंकों ने लोन दरों में अधिक कमी की है। इन बैंकों ने नए लोन पर 76 बेसिस पॉइंट और पुराने पर 63 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंकों ने नए लोन पर 53 बेसिस पॉइंट और पुराने लोन पर 47 बेसिस पॉइंट की कमी की है। सर, प्राइवेट बैंक कटौती कर रहे हैं लेकिन सरकारी बैंक नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? बड़ा दिलचस्प परिदृश्य बन रहा है। देखिए, 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की रेपो रेट कटौती आरबीआई लागू कर चुका है और अब सारी बहस बैंकिंग स्ट्रीट में, मुंबई में, यहाँ इस बात पर है कि रेट का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। और रेट का ट्रांसमिशन दो अलग अलग धाराओं में दिखाई दे रहा है। प्राइवेट बैंक्स अब तेजी से सस्ता लोन देने की प्रतिस्पर्धा शुरू कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सरकारी बैंकों की तुलना में तेजी से ब्याज दरों में कटौती की है। त्योहारी सीजन का फायदा भी उठाया गया इसके लिए और आने वाले दिनों में भी कटौती ज्यादा है, इसीलिए आपको 76 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की कटौती नए लोन्स पर दिखाई दे रही है और पुराने लोन्स पर भी 63 बेसिस पॉइंट की कमी दिख रही है। जबकि सरकारी बैंक अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कारण दबाव महसूस कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने लोन सस्ते नहीं किए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ग्राहकों के लिए निजी बैंकों के पास जाने के विकल्प बने हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें आंकड़ों में निकल कर आया है कि डिपॉजिट रेट्स में भी सरकारी बैंकों ने ज्यादा तेज कटौती की, यानी आपके डिपॉजिट पर मिलने वाला जो ब्याज दर है वो अब सरकारी बैंकों में कम है और निजी बैंकों में ज्यादा है।
ये आंकड़ा भी बताता है कि सरकारी बैंकों ने जो ताजे डिपॉजिट हैं उस पर करीब करीब 100 बेसिस पॉइंट की, 1% के आसपास की कमी की है, जबकि पुराने डिपॉजिट्स पर 20 बेसिस पॉइंट की है। इसकी तुलना में निजी क्षेत्रों में के बैंक में अगर आप डिपॉजिट रख रहे हैं तो आपको सरकारी बैंकों से थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलेगा। वहां की जो कटौती है वो 99 बेसिस पॉइंट की है 10 बेसिस पॉइंट कम है, और पुराने डिपॉजिट्स पर करीब 17% की कमी है। तो अब बाजार में एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो रही है। बहुत सारे ग्राहक इस मौके का फायदा उठाकर अपने लोन पोर्ट भी करा सकते हैं, ट्रांसफर भी करा सकते हैं, अगर उनके लोन महंगे कर्ज पर, महंगी ब्याज दर पर। अगली खबर की ओर चलते हैं जो कि एआई से जुड़ी हुई है। एआई से बने कंटेंट के गलत इस्तेमाल को रोकने और ऑनलाइन गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने आईटी रूल्स 2021 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। ड्राफ्ट रूल्स का मकसद डीप फेक और जनरेटिव एआई टूल्स का इस्तेमाल करके बनाए गए सिंथेटिक मीडिया पर बढ़ती चिंताओं के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा जवाबदेह बनाना है। सर, ये बदलाव क्या होने वाले हैं? अब आईटी मिनिस्ट्री ने एक नया ड्राफ्ट जारी किया है, उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स की राय मांगी गई है, मीडिया कंपनियों की, सोशल मीडिया की, कंटेंट क्रिएटर्स की। इसके ऊपर जो 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं इस कानून में, डीप फेक को रोकने के लिए, एआई का इस्तेमाल सीमित करने के लिए कंटेंट में, या एआई को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। एक तो यह है कि जो भी कंटेंट एआई से जनरेट किया जाएगा उसके लिए एक नया नियम बनाया जा रहा है। वो सोशल मीडिया पर दिखाते समय जितना भी स्पेस वो यूज कर रहा है, सरफेस एरिया आपकी मोबाइल स्क्रीन पर या स्मार्ट टीवी पर, उसका करीब 10% हिस्सा इस मार्किंग के साथ आएगा कि ये कंटेंट एआई जनरेटेड है। ये मार्किंग भारत में शुरू हो रही है। कई जगह दुनिया के देशों में एआई जनरेटेड कंटेंट अलग से मार्क किए जा रहे हैं। दूसरे, इसमें ऑडियो क्लिप भी शामिल होंगी, इसमें वीडियोस भी शामिल होंगे। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियां हैं वो जिम्मेदार हो सकें और वो कंटेंट को पहले ही मार्क करके बता सकें ऑडियंस को कि ये कंटेंट एआई से जनरेट हुआ। दूसरा, सोशल मीडिया कंपनियों से यह भी कहा गया है कि अगर कोई यूजर या कोई कंटेंट क्रिएटर एआई जनरेटेड कंटेंट अपलोड कर रहा है तो उससे डिक्लेरेशन लिया जाए, यानी कंटेंट अपलोड करते समय आपको ये बताना पड़ेगा कि एआई जनरेटेड कंटेंट है कि नहीं। इस पर राय मांगी गई है। विभिन्न सोशल मीडिया नेटवर्क्स की तरफ से राय के बाद सरकार इस पर फैसला लेगी, लेकिन भारत में एआई जनरेटेड कंटेंट को अलग से मार्क करने के लिए कानूनों की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं। टाटा ट्रस्ट में जारी मतभेद के बीच ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने वेणु श्रीनिवास को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी और वाइस चेयरमैन के तौर पर फिर से नियुक्त करने के लिए कंडीशनल मंजूरी दे दी है। कंडीशनल मंजूरी के लिए भेजे ईमेल में आपसी तालमेल की मांग की गई है, जो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मिस्त्री का अपना रिन्यूअल 28 अक्टूबर को होने वाला है। सर, पिछली बैठक में भी सब ठीक ही चल रहा था, ऐसा देखने को मिला था, लेकिन फिर असमंजस की स्थिति बढ़ गई है। सर, ताज़ा घटनाक्रम क्या कुछ कह रहा है? देखिए, पिछली बैठक में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जो लोग नियमित बोनस पॉइंट देख रहे हैं, हमने उस बैठक के बारे में विस्तार से बताया था कि बैठक को में चूंकि दखल था ऊपर से सरकार का, वित्त मंत्रालय का, गृह मंत्रालय का, तो बैठक में कोई ऐसी सीन, ऐसा तूफान नहीं हुआ। बाहर निकलकर सारी चीजें ठीक कही गई। लेकिन हमने उसी समय भी बताया था कि दोनों गुट एक दूसरे से टकराव की परिस्थिति में है, और अब ये लड़ाई टाटा समूह के टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर है, महत्वपूर्ण है। तो जो ताजा घटनाक्रम है वो ये कि वेणु श्रीनिवासन, जो कि नोएल टाटा के ग्रुप से आते हैं, उनके अगेंस्ट जो मेहली मिस्त्री का समूह है उसने वेणु श्रीनिवासन के एक्सटेंशन की मंजूरी तो दी है, पर उसके साथ कुछ शर्तें लगा दी हैं, और उन शर्तों के बाद ही टाटा ट्रस्ट में उन्हें उनके कार्य सेवा को विस्तार दिया जाएगा। इधर मेहली मिस्त्री को खुद भी एक्सटेंशन चाहिए, इसलिए यह पहलू भी देखा जा रहा है। ये फिर शुरुआत है एक नए टकराव की। इससे पहले जब ताजा विवाद शुरू हुआ था तो आपको याद होगा कि विजय सिंह के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर और पुनर्नियुक्ति को लेकर यहाँ से विवाद शुरू हुआ था, और उस पर सवाल उठने शुरू हुए थे, जो यहाँ तक आया कि टकराव खुलकर सामने आ गया। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। टाटा ट्रस्ट के मैनेजमेंट के अंदर, बोर्ड के अंदर चीजें शांत नहीं हुई हैं, तलवारें खींची हुई हैं। हाँ, धीमे धीमे चीजें उभरकर सामने आएंगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि बोर्ड की ट्रस्ट की अगली बैठक कब होती है, और उसमें जो सबसे विवादित मुद्दा है टाटा सन्स की लिस्टिंग का, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर क्या फैसला होता है, क्योंकि उसके साथ ही फिर हमें टाटा ट्रस्ट के इस विवाद में कोई दिशा बनती दिखाई देगी।
अगली खबर की ओर चलते हैं। भारत के स्टील दिग्गज कंपनी जर्मनी की थाइसन ग्रुप को खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। थाइसन ग्रुप के सीईओ ने पुष्टि की है कि उसकी जिंदल स्टील इंटरनेशनल के साथ बातचीत जारी है। टाटा स्टील और लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सेलर मित्तल के बाद नवीन जिंदल की जिंदल स्टील यूरोप में बड़ा बेस बनाने वाली भारत की तीसरी स्टील कंपनी हो जाएगी। सर, थोड़ा इसको विस्तार से समझाइए कि बातचीत कहाँ तक पहुंची और क्या उम्मीद है। जो संकेत मिल रहे हैं जर्मनी से और अलग अलग बाजारों के सूत्रों से, उस हिसाब से बातचीत काफी सक्रिय रूप से चल रही है। थाइसन ग्रुप जिंदल की समूह की बिड का मूल्यांकन कर रहा है, इसकी कोशिश कर रहा है जानने की। ये कंपनी पहले से ही मुश्किल में है, टीकेसी ग्रुप, और इसका जो स्टील डिवीजन है इसे बेचने की तैयारी चल रही है। अक्टूबर में चेक अरबपति डैनियल किर्स्टकी ने पहले इस पर सहमति जताई थी कि वो 20% के आसपास स्टेक थाइसन ग्रुप के स्टील डिवीजन की बेचेंगे। वो पहले यहाँ ज्वाइंट वेंचर बनाना चाहते थे जर्मन कंपनी के साथ और इस कंपनी को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने निकलने का फैसला किया है और इसके बाद अब जिंदल स्टील इस नेगोशिएशंस में सामने आया। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो ग्रुप के कंपनी के सीईओ हैं माइकल लोपेज ने उनका एक बयान फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आया है कि अगले कुछ महीनों में इस पूरी चर्चा का कोई नतीजा निकल सकता है। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि सोने चांदी से जुड़ी हुई है। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोने चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई से बहुत ही नीचे आ चुकी हैं। गुरुवार को एशियाई बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। सर, इसको थोड़ा समझाइए आप, थोड़ा सा एनालिसिस करके कि सोने चांदी में गिरावट क्यों आ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, सोना अपनी ऊंचाई से करीब 6.5-7%, चांदी 12 से 15% गिर चुकी है दोनों भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, और ये गिरावट दिख रही है, यानी मुनाफा वसूली मजबूती से जारी है। इसे थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं लोगों के दिमाग में सोने चांदी को लेकर। पहला सवाल है कि गिरावट क्यों आई। गिरावट की सबसे बड़ी वजह कि एक सीमा से अधिक खरीदारी थी। अगर आप बाजार के रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखें, जो कि RSI, जिसके आधार पर आप बाजार में किसी बुल रन के कब तक चलने की संभावना होती है, मुनाफा वसूली कब आएगी, इसे थोड़ा आकलन कर सकते हैं, तो 80 से ऊपर था, यानी बहुत महंगा हो चुका था। सोने पर डबल टॉप बन गया था और इसलिए उसे बेचने का संकेत होता है। डबल टॉप के बाद मुनाफा वसूली आई, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह कि रोबो ट्रेडर्स ने, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेडिंग दुनिया में ऑनलाइन ट्रेडिंग रोबो ट्रेडर्स की तरफ से हो रही है, और जो एक एल्गोरिदम पर काम करते हैं, तो जो तेज बिक वाली आपको 2 दिन में दिखाई दी दिवाली के दिन के बाद, या वो उसमें एक बड़ा हिस्सा रियल इन्वेस्टर्स से ज्यादा रोबो ट्रेडर्स का था, जिन्होंने बड़ी डील्स कर रखी थी और उन्होंने एक निर्धारित लेवल पर पहुंचने के बाद डील काटना शुरू किया। इसके अलावा जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी मुनाफा वसूली की है। छोटे निवेशकों ने थोड़ा ज्यादा खरीदारी की थी फोमो, तो अब उनके लिए हल्का सा नुकसान है, वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाजार में एक ऊंचाई के बाद एक करेक्शन बना। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि थोड़ा डिमांड कम हुई, क्योंकि प्राइस फैक्टर था, इतनी बड़ी कीमतों पर रिटेल डिमांड तो नहीं आनी थी। अमेरिका और चीन के बीच में तनाव कम हुआ, दोनों के बीच बातचीत होने की तैयारी है, डील की तैयारी चल रही है। इस महीने के अंत में शायद बातचीत होगी ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच कोरिया में। तो इससे भी जो सेंटिमेंट था, जो सोने का जो रिस्क सेंटिमेंट था, वो कमजोर हुआ। शेयर बाजार में तेजी दिखाई दी, चूंकि उसका वहां पर डील का पॉजिटिव असर था। दुनिया भर के शेयर बाजार तेज हुए, भारत के शेयर बाजारों में तेजी आई, तो एक हिस्सा अब सोने चांदी के निवेश से निकलकर बाजारों की तरफ चला गया। चांदी में सबसे बड़ी चीज है कि चांदी में लिक्विडिटी कम थी, और बाजार को थोड़े समय के बाद समझ में आया कि बाजार में लिक्विडिटी कम है, और जब भी चांदी में लिक्विडिटी या किसी कमोडिटी में लिक्विडिटी कम होती है, तो छोटी बिक वाली भी बड़ा असर करती है, और इसलिए चांदी में सबसे ज्यादा तेज गिरावट दिखाई दी, और यही चांदी का स्वभाव है, ये नेचर है। ऐसी स्थिति में जो अभी दिख रहा है सपोर्ट लेवल, वो $4000 से ऊपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है सोने का। 3947 से 3838 के बीच में 4000 अगर टिका तो फिर दोबारा वापसी शुरू होगी। अभी 100 दिन के औसत से ऊपर है सोना ब्रिज, और इसलिए ये कहना कि बुल मार्केट खत्म हुआ है, नहीं, बुल मार्केट अभी सोने का मौजूद है, क्योंकि 100 डे के एवरेज से ऊपर मूव कर रहा है सोना। चांदी पर भी 4780 के आसपास, $4780 के आसपास का सपोर्ट है, इसके बाद फिर 4344 का है। करीब 15% के करेक्शन की, 15 से 20% करेक्शन की उम्मीद थी चांदी में इस बुल रन के समय, जो अब 50% के आसपास वो करेक्शन पूरा हो चुका है, यानी इसमें अभी थोड़ी और गिरावट के संकेत दिख रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि अमेरिका भारत के ट्रेड डील से जुड़ी हुई है।
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के असमंजस के बीच ट्रंप का एक और बयान सामने आया। दिवाली पर पीएम मोदी से फोन कॉल के बाद ट्रंप ने फिर दावा किया है कि भारत रूस से तेल की खरीद को कम कर सकता है। सर, तमाम बयान निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है इसका वास्तविक स्थिति क्या है। सर, ये बताइए कि अभी जो बातचीत चल रही है उसको लेकर वास्तविक स्थिति क्या है। देखिए, दो बराबर अमेरिका और भारत के संदर्भ में ये हो रहा है। ये भी देखिए, परसों भी देखने को मिला कि दो राष्ट्राध्यक्ष, दो देश एक वार्तालाप के बारे में दो अलग अलग कॉल अकाउंट्स दे रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग बयान दे रहे हैं। अब इसमें कौन सच बोल रहा है जानना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भारत ने उनसे ये कमिट किया है कि वो रूस से तेल खरीदना कम करेगा या बंद करेगा। भारतीय पक्ष का कहना है कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। ये सच कौन बोल रहा है, भारतीय पक्ष या अमेरिकी पक्ष, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इससे ये दिखाई दे रहा है कि बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, संकेत और पॉस्चरिंग अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल डील की संभावना बनती दिखाई नहीं दे रही। डील अभी काफी दूर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये आधिकारिक रूप से स्टैंड ले चुके हैं कि भारत को रूस से तेल की खरीदारी कम करनी पड़ेगी, तो तब तक, जब तक वो परिस्थिति नहीं बनती, शायद डोनाल्ड ट्रंप किसी बड़ी डील पर राजी नहीं होंगे। हालांकि बाजार में उत्साह बना, कुछ कयास लगे कि शायद एक बार फिर संधि होगी। कुछ लोगों ने कुछ ये भी सब बातें आई कि टैरिफ में कमी के स्तर भी बताए गए। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास सूचना है, जो कूटनीतिक हलकों से या डिप्लोमेटिक सूत्र बता रहे हैं, उस हिसाब से अभी सहमति की और उस तरीके की केमिस्ट्री भारत और अमेरिका के बीच में नहीं बन पा रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह रूस का तेल है। क्योंकि रूस को लेकर परिस्थितियां थोड़ी ज्यादा जटिल हो गई हैं। हम आगे भी चर्चा करेंगे कि रूस ने अभी एक न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस का अभ्यास किया है, नाटो ने भी एक अभ्यास किया है। तो अमेरिका रूस को नियंत्रित करने के लिए भारत पर दबाव बनाकर रखना चाहता है, और तब तक उस स्थिति तक कोई संधि होगी इसकी संभावना कम। अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेजन का AWS क्लाउड सिस्टम 15 घंटे तक बंद रहने से दुनिया भर में हलचल मच गई। 20 अक्टूबर 2025 को दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। यह 2021 के बाद सबसे बड़ी आउटेज थी। अमेरिकी समय के अनुसार यह आउटेज रात 12:11 शुरू होकर शाम 3 बजे तक चला। सर, फेलियर क्यों हुआ और किन कंपनियों पर इसका असर पड़ा है? सर, 15 घंटे का आउटेज था AWS का। काफी सनसनी थी, दिवाली का दिन था। अमेजन को तो काफी नुकसान हुआ, भारत में भी सेल्स को लेकर, पूरी दुनिया में भी अमेजन की बिक्री को झटका लगा। ये 2021 के बाद सबसे बड़ा आउटेज था 15 घंटे का। दरअसल क्या हुआ, AWS ने अपने डेटाबेस पर DynamoDB पर एक अपडेट किया। इस अपडेट में गलती हुई, TNS इसका सही पता नहीं ढूंढ पाया। जैसे फोन नंबर में आप नंबर डायल करें और नेटवर्क से बताए कि नंबर उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में सारे कनेक्टेड एप्स रुक गए और पूरा AWS सिस्टम, जो उसके ऊपर बेस्ड सिस्टम था, वो लड़खड़ाकर बंद हो गया 15 घंटे के लिए। बैंकों को नुकसान हुआ, कॉइनबेस, लाइट्स जैसे बैंकों के ट्रांसफर रुके, क्रिप्टो एक्सचेंजेस का काम बंद हुआ, हवाई जहाज में डेटा और यूनाइटेड के फ्लाइट डिले हुए, गेमिंग एप्स बंद हुए, स्नैपचैट, AI में परप्लेक्सिटी को असर पड़ा, सरकार में US के टैक्स और UK के टैक्स फाइलिंग पोर्टल डाउन हो गए, करीब 3500 कंपनियां प्रभावित हुई। नुकसान कंपनियों को माना जा रहा है करीब 4 से 6 हजार करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है। अमेजन को उसी दिन 70 से 100 मिलियन के आसपास का डॉलर की सेल्स कम हुई है। सारे एप्स चूंकि एक दूसरे से कनेक्टेड थे, कहीं बैकअप नहीं था AWS का, कई कंपनियां सिर्फ एक ही सिस्टम पर चल रही थी, इसलिए पूरी दुनिया के सिस्टम्स लंबे समय के लिए बंद हो गए। सर, नसीहत क्या देना चाहिए, इससे नसीहत क्या निकल कर आएगा? सबसे बड़ी नसीहत दुनिया के लिए यह है कि अब खासतौर से क्रिप्टो कंपनियां और बैंक से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक जगह सब कुछ निर्भर कर देना बेहद खतरनाक है। खासतौर से क्रिप्टो जैसी चीजें जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करते हैं और एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पर, एक सेंट्रलाइज्ड क्लाउड सिस्टम पर केंद्रित है। हालांकि AWS ने अपना अपडेट हटाया, अपने ट्रैफिक को दूसरे शहर पर डाइवर्ट किया। 2026 तक उन्होंने कहा है कि DNS और लॉगिन को अलग अलग जगह रखेंगे ताकि अगर एक जगह फेलियर हो तो दूसरी जगह से बैकअप मिल जाए। लेकिन इस घटना ने नसीहत दी है कि एक ही सिस्टम पर निर्भरता वित्तीय क्षेत्र को, दुनिया भर के टेक कंपनियों के लिए खासी भारी पड़ती। अगली खबर की ओर चलते हैं। कच्चे तेल के बाजार में चीन के कदम से बड़ी हलचल है। इस साल चीन ने रोज 10 लाख बैरल तेल जमा करना शुरू किया है, जिसके साथ चीन वैश्विक तेल बाजार की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। चीन अप्रैल से 11.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात कर रहा है। ये चीन की रिफाइनरी क्षमता से काफ़ी ज़्यादा है। सर, चीन कितना तेल जुटा रहा है और क्यों, ये भी समझाइए। साथ ही ये भी बताइए कि बाजार पर इसका क्या असर होगा।
चीन ने अब कच्चे तेल की खरीद को लेकर, क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीद को लेकर अपनी नीति बदली है, और ये बदलाव भी हाल में ही हुआ है, और उसका असर हमें दुनिया के बाजार पर दिख रहा है। 10 लाख बैरल ऑयल पर डे है, और ये इससे चीन दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर बन गया है। चीन ने दरअसल जनवरी 2025 में एक नया एनर्जी कानून लागू किया था, जिसके हिसाब से अब निजी रिफाइनरीज भी सरकारी रिजर्व का हिस्सा हो गई है, यानी ऑयल जो है वो नेशनल एसेट बन गया है, नेशनल ड्यूटी बन गया है, इसलिए प्राइवेट रिफाइनरीज को भी अब उसी तरह से तेल आयात करने की छूट है जैसे सरकारी रिफाइनरी करती। तेल सस्ता है, रूस और ईरान 10 से 15 डॉलर का डिस्काउंट दे रहे हैं, ब्रेंट से कम है, और पश्चिम में प्रतिबंध है, और चीन को युआन में तेल का भुगतान करने की सुविधा है। रूस को, ईरान को, मध्य पूर्व के देशों को युआन ट्रेडिंग में काफी तेजी से आगे आया है, इसलिए चीन को सस्ता तेल मिल रहा है। भविष्य की तैयारी भी है। मलक्का में, होर्मुज में, ये जो प्रमुख चोक पॉइंट्स हैं, जो स्टेट्स हैं जहां लगातार हमने अभी हाल में विवाद देखा, उन विवादों के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की आपूर्ति थमने का खतरा है, इसलिए भी वो आगे की आशंका के लिए स्टॉक कर रहा है। और इसका असर यह है कि बाजार में रिफाइनरी की मांग कम है, लेकिन बाजार में जितना अतिरिक्त तेल ओपेक ने छोड़ा था वो सब चीन ने सक कर लिया है, सोख लिया है। चीन अपने स्टोरेज को बढ़ा रहा है, 11 टैंक और 11 नए टैंक बना रहा है। 340 मिलियन बैरल की नई कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है। अभी 60% कैपेसिटी बढ़ी है, 40% कैपेसिटी तक के लिए अभी तेल और खरीदा जाएगा। चीन का कुल स्टॉक अब 1 अरब बैरल के आसपास पहुंच गया, यानी चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा स्विंग बायर बन गया है, और ये चीन के तेल बाजार में अपनी ताकत को दिखाता है, और इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतें 60 डॉलर से नीचे नहीं गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई ज्यादा। अगली खबर की ओर चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दो बड़ी शक्तियां न्यूक्लियर अभ्यास में जुटी हैं। बीते हफ्ते में रूस और नाटो ने एक साथ न्यूक्लियर ड्रिल की है। तनावपूर्ण कूटनीति और ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन की देरी के बीच इसे एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। सर, ये पूरी एक्सरसाइज क्या थी और आगे क्या होने वाला है? बुडापेस्ट वाली बैठक रद्द होने के बाद ब्रिज रूस ने अपनी आक्रामकता बढ़ा दी। दूसरी उसकी वजह थी कि यूक्रेन ने जिस तरह से रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, गैस को और ऑयल को, उसका बड़ा असर रूस के कॉन्फिडेंस पर भी पड़ा है, और उसे मजबूत करने के लिए पुतिन ने अपनी खुद निगरानी में न्यूक्लियर ट्रायड के तीनों हिस्से टेस्ट किए, यानी जमीन, समुद्र और हवा में जो मिसाइल सिस्टम्स थे उनके का परीक्षण किया गया, और ये चेतावनी का संदेश था। इससे ठीक पहले नाटो का भी एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें 14 देशों से 71 विमानों ने हिस्सा लिया था। इसमें भी न्यूक्लियर शेयरिंग, विमान सुरक्षा, नॉर्थ सी पर उड़ाने, इस तरीके के तमाम अभ्यास किए गए थे। तो ये एक तरीके का शैडो प्ले है। पुतिन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है ताकि बातचीत के लिए दबाव बढ़े, और अगर कोई संधि या समझौता होता है तो उनकी शर्तें मानी जा सकती। अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने अपने पेमेंट सिस्टम को क्रिप्टो के लिए खोलने का बड़ा संकेत दिया है। गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने कहा है स्कीनी मास्टर अकाउंट नाम के नए अकाउंट्स की योजना बनाई गई है। सर, इसको बताइए कैसा होगा ये अकाउंट और क्या फायदा होगा, साथ ही ये भी समझाइए कि इसका जोखिम और भविष्य क्या है। ये क्रिप्टो बाजार के लिए बड़ी घोषणा है फेडरल रिजर्व की, और इसका बाजार पर काफी असर है। हालांकि क्रिप्टो बाजार के लिए पिछले 2 हफ्ते खराब बीते हैं, तेज गिरावट थी, लेकिन अब बाजार को फेडरल रिजर्व की तरफ से एक बड़ा बूस्ट, एक बड़ा विटामिन मिल रहा है। फेडरल रिजर्व ने घोषणा की है कि वो एक स्किनी मास्टर अकाउंट खोलेगा। ये जो पारंपरिक मास्टर अकाउंट है उसका सीमित वर्जन होगा। होता है कि फेडरल रिजर्व के पास सारे बैंक्स और वित्तीय संस्थाएं अपने पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए एक मास्टर अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। ठीक उसी तरीके का अकाउंट होगा, लेकिन इसमें क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होगी। पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए इसको रखा जाएगा। इसमें फिनटेक, स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स, क्रिप्टो कंपनियां आप सीधे फेडरल रिजर्व के पेमेंट सिस्टम से तक पहुंचेंगी और सीधे पेमेंट प्रोसेस करा सकेंगी। हुआ यह था कि कई अमेरिकी बैंकों ने क्रिप्टो को कंपनियों को बैंकिंग सुविधाएं देने से मना कर दिया था, जिसको ऑपरेशन चोक पॉइंट 2.0 के नाम से कहा गया था। फेडरल रिजर्व ने इसका संज्ञान लेते हुए अब क्रिप्टो कंपनियों की निर्भरता मुख्य धारा के बैंकों पर खत्म कर दी है, और अब वो सीधे फेडरल रिजर्व के पेमेंट सिस्टम से जुड़ेंगे, जैसे सर्किल, ब्लैकसोस, कस्टोडिया, मीडिया, ये यूएस के पेमेंट नेटवर्क से जुड़ेंगी, और यूएस डॉलर से समर्थित जो भी क्रिप्टो पेमेंट है वो सीधे फेडरल रिजर्व के सिस्टम से प्रोसेस होंगे। यूरोप और यूके में भी सेंट्रल बैंक इसी तरीके के पेमेंट अकाउंट तैयार कर रहे हैं, जिससे कि फिनटेक और पेमेंट कंपनियों की निर्भरता बैंकों पर कम हो जाए। तो अगर ये जोखिम तो इसमें अभी देखना होगा
कि सेंट्रल बैंक, ये पहली बार सेंट्रल बैंक और निजी बैंक क्रिप्टो की सीधी साझेदारी की शुरुआत है, जहां एक दौर था जब सेंट्रल बैंक क्रिप्टो को मान्यता नहीं दे रहे थे और अब ये स्थिति है कि वो अपने पेमेंट सिस्टम से उसे लिंक कर रहे हैं। तो ये एक नए क्रिप्टो फ्रेड ब्रिज की शुरुआत दिखाई दे रही है। यहां से भविष्य में क्रिप्टो का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता है, लेकिन इसका जोखिम सबसे बड़ा यह है कि अगर सभी फिनटेक और स्टेबल कॉइन कंपनियों ने बैंकों को छोड़ दिया और सीधे फेडरल रिजर्व से डील करने लगी, तो बैंकों के बिजनेस मॉडल पर असर पड़ेगा। इसे ऐसे समझें कि इससे भारत की फिनटेक कंपनियां किसी स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक या यस बैंक के नेटवर्क पर काम ना करें और सीधे रिजर्व बैंक उनके लिए खिड़की खोल दे जिसके पेमेंट सिस्टम से काम करना शुरू करें। इससे इन बैंकों के कारोबार पर असर पड़ने की संभावना है। पर यह बड़ा मूव है फेडरल रिजर्व का क्रिप्टो की दुनिया में, जिसे बहुत उत्सुकता के साथ देखा जाए। जी सर, बिल्कुल। जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं, इन तमाम खबरों पर नजर बनाकर चल सकते हैं। तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए अंशुमान सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बोनस पॉइंट में अंशुमान सर ने तमाम खबरों के जो अपडेट्स आए दिन भर के उस पर बातचीत की है, विश्लेषण किया, एनालिसिस किया है। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.